नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर। अपॉलॉजीज़ अबाउट लास्ट वीक अटेंड नहीं कर सका था, लेकिन आज की प्रोग्राम में सबसे पहले इनिशिएट करते हैं जो अक्टूबर चेंजेस आ रही हैं उसके साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, लोग पूछते रहते हैं कि जी जो चेंजेस आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, क्लियर नहीं है, हमें पता होना चाहिए। सो मैंने कहा आज मैं शुरू ही उसके साथ करूँगा। कुछ लोगों की तरफ से ये भी चीज़ चल रही है कि जी कोई स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए कोई मेरे नज़दीक कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, वो इसलिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्लैम्प डाउन जारी है, अभी भी चल रहा है। मैं अभी रास्ते में आते हुए सुन रहा था, अभी वो जो LBC 97.3 चलता है उसके ऊपर रेडियो के ऊपर टेरेसा मे का छोटा सा इंटरव्यू दिखा रहे थे आज, क्योंकि आप जानते होंगे कंजर्वेटिव्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है और आज वहाँ पे टेरेसा मे की स्पीच थी और उस स्पीच के अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें आउटलाइन की हैं जो उन्होंने आगे अभी लेकर आनी है। अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी खबरें नहीं दी उन्होंने, क्योंकि टेरेसा मे की तरफ या उनकी नज़र में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो यही है कि इमिग्रेशन को कट डाउन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कट डाउन किया जाए। और उनकी नज़र में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, अनलेस वो बहुत हाईली स्किल्ड हैं या उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो एक ओपिनियन मेरा बनता है इस चीज़ के बारे में। अमंग्स द चेंजेस जो वो लेकर आ रही हैं और जो अभी उन्होंने अनाउंस किया है आज के जो कि कानून का हिस्सा बनाई जाएंगी, उन चेंजेस के अंदर एक राइट ऑफ अपील की बात की जा रही है, जो कि एक वरीइंग किस्म की बात है। दो बातें उन्होंने की जो कि काफ़ी वरीइंग बातें हैं। एक उन्होंने बात की अपील्स के बारे में। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है, उनको यहाँ से निकालने के लिए जो अपील का राइट मिले वो लेजिस्लेशन के अंदर डाल दिया जाए कि उनको इन कंट्री राइट ऑफ अपील ना दिया जाए और उनको अपील का राइट दिया जाए जब वो कंट्री से बाहर चले जाए, यानी आउट ऑफ कंट्री अपील राइट दिया जाए। अभी ये कानून ऐसा नहीं है। अभी कानून सेक्शन 82 जो कहता है वो यही है कि अगर आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है या आपने असाइलम किया है और आपको रिफ्यूज़ किया जाता है तो उसके ऊपर आपको इन कंट्री अपील राइट मिलना चाहिए, अगर आपको होम ऑफिस की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। जो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की है उसके अंदर जो उससे एक सेंस समझ आ रही है वो ये कि वो ये चीज़ लेकर आना चाहते हैं कि इन कंट्री अपील राइट्स देने के बजाय आउट ऑफ कंट्री अपील राइट्स हो। अब इसके साथ कुछ एक बेसिक किस्म का झगड़ा है मेरा, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। हम जब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स का मतलब ये है कि इंसानी हकूक़ क्या कहते हैं। इंसानी हकूक़ का मतलब क्या है कि अगर आप एक इंसान हैं तो आपको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो एक और इंसान को मिलती है। आपका कलर क्या है, आप कौन सी कंट्री से हैं, आपकी रेस क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को बीच में नहीं आना चाहिए और इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। एक इंसान जो UK में पैदा हुआ या एक इंसान जो इंडिया में पैदा हुआ या एक इंसान जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, उन सब के सेम हकूक़ होने चाहिए। उन पॉइंट्स की बेसिस पे हम जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं इन चीज़ों को आर्ग्यू करते हैं कि अगर एक फैमिली लाइफ का राइट किसी एक बंदे को यहाँ के पैदा हुए हुए बंदे को मिलता है, उसी तरह का राइट एक उसको भी मिलना चाहिए, उस बंदे को भी मिलना चाहिए जो बाहर से आता है। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट आ जाता है बीच में, बिकॉज पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये कहता है कि जी जब कोई क्रिमिनल है उस क्रिमिनल का यहाँ से डिपोर्ट किया जाना ज़रूरी है। अब अगर उसको आप डिपोर्ट कर रहे हैं और उससे आप उसको कहते हैं कि नहीं जी इसके ह्यूमन राइट्स भी आते हैं बीच में, तो वो ह्यूमन राइट्स को ऑन द बैक सीट रखना चाहिए और आगे जो मेन चीज़ आनी चाहिए वो उसकी क्रिमिनलिटी आनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में हम लोग अग्री करते हैं इसके साथ, जो ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं वो अग्री करेंगे इसके साथ कि हाँ ठीक है, जहाँ पे आपका ह्यूमन राइट्स का इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं बनता लेकिन आपने कोई क्रिमिनल एक्शन किया है जिसकी वजह से कि एक क्रिमिनल एक्शन जब आपने किया तो आपने जानते बूझते हुए किया, आपने कानून को तोड़ा और आपने एक क्राइम कमिट किया। अगर ऐसा हुआ तो ठीक है, आपको अपने राइट्स गिव अप करने चाहिए, मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई बहस नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे मेरा इख्तिलाफ इस चीज़ के साथ आता है वो उन चीज़ों के अंदर आता है जब वो कहते हैं कि एक बंदा जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट है, अगर वो किसी भी वजह से ओवरस्टे हुआ और वो यहाँ पे रह रहा है और उसकी एक फैमिली लाइफ और प्राइवेट लाइफ एग्जिस्ट करती है, हम ये समझते हैं एज ह्यूमन राइट्स लॉयर्स कि उनको यहाँ पे अपील का राइट भी मिलना चाहिए और उनको ये भी राइट भी मिलना चाहिए कि उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त दी जाए अगर वो अपनी लाइफ इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अभी जो इन्होंने चेंजेस का जिनका जिक्र किया है उसके अंदर वो एक तो चीज़ ये कहते हैं कि जी जो डिपोटेशन केसेस हैं वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को हटा दिया जाए। अब मुझे ये लगता है कि कहीं
बैकडोर से वो रिमूवल केसेस को भी ऐड करना चाहते हैं। अब रिमूवल में और डिपोर्टेशन में फ़र्क होता है। अक्सर लोग यही कहते हैं, जी मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया, मुझे डिपोर्ट तो नहीं कर देंगे। हर एक को डिपोर्ट नहीं किया जाता। डिपोर्टेशंस वहाँ पर आती हैं जहाँ आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कन्विक्शन आती है, और वहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर 12 महीने से ज़्यादा की आपको सज़ा मिली है तो वो ये कहते हैं कि आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक डिपोर्टेशन राइट सर्व होना, डिपोर्टेशन ऑर्डर सर्व होना चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर ह्यूमन राइट्स आते हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग आते हैं तब आपको रुकना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ से ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन होनी चाहिए। आई एग्री। लेकिन वो केसेस जहां पर रिमूवल्स की बात आती है, रिमूवल के केसेस के अंदर क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। रिमूवल केसेस के अंदर सिर्फ ये होता है कि एक बंदा यहाँ पर है, वो ओवरस्टे हो चुका है, अब उसको ये कहा जा रहा है कि क्योंकि तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है हम तुम्हें यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। अब अगर उसको रिमूव करने से पहले आप अपील का राइट नहीं देते, मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब ये चीज़ अभी हम चलते आ रहे हैं, लेकर चल रहे हैं और अभी आगे चलते रहेंगे इसको लेके। लेकिन टेरेसा मे की तरफ से अभी जो मैं अभी सुन रहा था, जो बात उसमें कही गई है वो ये है कि जी हमने तो ह्यूमन राइट्स को देखते हुए कानून अपना बनाया है और उस कानून को पूरी प्रेफरेंस मिलनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट करके इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बनाया है। वो अब ये कह रही हैं कि जी मैं इन चीज़ों को, जिन चीज़ों को जजेस ने रद्द किया है, कई जजेस ने इसको रद्द किया है, कई जजेस इसके खिलाफ फिर भी आवाज़ उठाते हैं और कहते हैं कि ये अनफेयर है और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को चेंज करके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दूंगी। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अगर वो बन जाता है तो उसका मतलब ये कि वो सिर्फ एक रूल्स का हिस्सा नहीं है, अब वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। और यूके के अंदर पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड सुप्रीम। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ने एक चीज़ कह दी तो उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा, बाकी किसी और के पास कोई राइट नहीं रहता कि वो उस चीज़ को स्ट्राइक डाउन करें। सिर्फ और सिर्फ जजेस के पास ये राइट हो सकता है, जो सीनियर जजेस हैं, कि वो कहें कि जी पार्लियामेंट ने अगर कोई ऐसा रूल पास किया है जो कि बिल्कुल पार्लियामेंट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है या पार्लियामेंट के अपने रूल्स के खिलाफ है, तब उसको आप स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अब ये मैं बात कर रहा हूँ पैराग्राफ 276 ADE की। पैराग्राफ 276 ADE लाया गया था लास्ट ईयर जुलाई की चेंजेस में। लास्ट ईयर 9 जुलाई से जो चेंजेस आई थी उसके अंदर इसका जिक्र किया गया था और उसमें कहा गया था कि जी हमने जो प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ है यानी आर्टिकल 8 उसको हमने कानून का हिस्सा बना दिया, यानी हमने उसको इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा बना दिए, इसलिए आपको किसी और इमिग्रेशन रूल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके ऊपर जजेस की तरफ से केसेस आए हैं, हम MF नाइजीरिया की बात करते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे आए हुए हैं जहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि अगर आपने रूल्स को देखना भी है तो पहले आप रूल्स को देखें, अगर रूल्स में आपका केस नहीं बनता तो फिर सेकेंडरी तौर पे जो हमारे ओरिजिनल आर्टिकल 8 राइट्स हैं आप उनको देखें। इनकी ये जो बात है उससे मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये समझ आती है कि वो ये राइट भी लेना चाहती हैं जजेस से। वो चाहती हैं कि इसको कानून की हैसियत दे दी जाए इस तरीके से कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को बीच में लाते हुए ये कहा जाए कि पार्लियामेंट ने क्योंकि एक बात कह दी उसके ऊपर आप कुछ और नहीं कह सकते। अभी जो हम आर्टिकल 8 की बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं जो पैराग्राफ 276 ADE के अंदर है। अब उसके अंदर मैं रिमाइंड कराता चलूँ क्या चीज़ें कहते हैं। एक उसके अंदर है कि जी अगर आपने 20 साल से ज़्यादा यूके में गुजारे तब आपको स्टेटस मिल सकता है। दूसरा है कि अगर आपकी उम्र 18 और 25 साल के दरमियान है तब आपको स्टेटस मिल सकता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपने 7 साल से ज़्यादा गुजार लिए तब आपको स्टेटस मिल सकता है। और अगर आपकी उम्र 25 साल से ऊपर है और आपने 20 साल से ज़्यादा नहीं यूके में गुजारे और आपकी टाइज अपनी कंट्री के साथ खत्म हो चुके हैं तब आपको स्टेटस मिल सकता है। अब ये चीज़ें वो हैं जो कि इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा हैं। अब इसके ऊपर जजेस की तरफ से बहुत सारे डिसीजंस आते हैं, कई केसेस में इनको रद्द कर दिया जाता है, कई केसेस में इनके ऊपर कुछ और बातें आ जाती हैं। और टेरेसा मे की जो मुझे स्पीच में से अभी बात समझ आई है वो यही समझ आई है कि वो ये कह रही हैं कि इस चीज़ को भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए ताकि इसके अंदर जजेस इंटरफेयर ना कर सकें। जो मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहा है इनका प्लान वो ये नज़र आ रहा है, एक तो ये कि अपील राइट्स कम से कम किए जाएं, क्योंकि वो अबू कतादा की बात कर रहे थे कि अबू कतादा को डिपोटेशन ऑर्डर सर्व किया गया और वो कंट्री के अंदर रहते हुए अपील करता रहा और कितने साल उसको यहाँ पे गुजर गए और यहाँ से उसको निकाला नहीं गया। अब बड़ी मुश्किल से उसको निकाला गया है यहाँ से, तो वो ये चाहते हैं कि इसको कानून का हिस्सा बना दिया जाए ताकि कल को और लोग इस तरह से यहाँ से अपील राइट्स एक्सरसाइज किए बगैर उनको यहाँ से निकाल दिया जाए और उसके बाद उनको अपील का राइट दिया जाए कि जब वो अपने मुल्क में वापस पहुँच जाते हैं वहाँ से जाके अपील करें और फिर अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो वापस आ सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जब आप अपनी कंट्री वापस पहुँच चुके होते हैं, यहाँ से आपको निकाल दिया जाता है तो फिर आपके केस की बहुत एक सिचुएशन वीक हो जाती है और इस चीज़ को वो लेके चलना चाह रहे हैं।
ये तो एक वो वाली बात थी कि जो कुछ प्रपोजल्स उन्होंने नए पेश किए हैं और जिनको कि आगे अब मुझे नज़र आता है कि कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। अब उन्होंने ये भी कहा है कि इस ऑटम में एक इमिग्रेशन बिल पेश किया जाएगा, उस इमिग्रेशन बिल के अंदर और चेंजेस आएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मैं कोई ऐसी खबरें सुनाता हूँ कि मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप बाखबर रहें, आपको पता हो कि क्या हो रहा है, लॉ में क्या चेंजेस आ रही हैं। अक्टूबर चेंजेस की तरफ वापस आते हैं। अक्टूबर चेंजेस के अंदर एक तो इंग्लिश लैंग्वेज की चेंज आ रही है जो 28 अक्टूबर से इन इफेक्ट होगी। अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते हैं मुझसे, जब दफ्तर में भी मिलते हैं तो वहाँ पे भी पूछते हैं कि जी इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब क्या 28 अक्टूबर के बाद मेरा पुराना टेस्ट चलेगा, मुझे नया टेस्ट करना पड़ेगा, कोई और टेस्ट करना पड़ेगा, या ये पुराना वाला ही चल जाएगा, सारी चीज़ें क्या हैं। अब मैं गौर से, आप सुनिए, मैं गौर से बता देता हूँ आपको कि इसमें एग्जैक्टली क्या चेंजेस आ रही हैं। 28 अक्टूबर के बाद जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना है या आपने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास इंग्लिश का एक तो टेस्ट होना चाहिए जो आपका B1 लेवल से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा आपके पास लाइफ इन द यूके टेस्ट होना चाहिए। अब लाइफ इन द यूके टेस्ट उन्होंने 25 मार्च को इस साल उसमें काफ़ी चेंजेस आई थी और एक अपग्रेडेड टेस्ट आ गया था। सो अक्सर सवाल ये होता है कि जी अब मुझे नया टेस्ट करना पड़ेगा, ये पुराना वाला भी चलेगा। इसका क्लियर आंसर ये है कि आपका पुराना टेस्ट अभी भी वैलिड रहेगा, बिकॉज अभी जो मुझे चीज़ मिली है, जो मैंने रिसर्च की है, उसके अंदर जो मुझे नज़र आया है वो यही है कि पुराना टेस्ट आपका अभी वैलिड रहेगा, आप उसको लेके चल सकते हैं। दूसरी बात जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वाली आ जाती है कि आपने अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी है, उसके लिए उन्होंने लेवल B1 की बात की है। अब लेवल B1, अब जब आप लेवल्स को देखें, A1 क्या है, A2 क्या है, उसके बाद B1 B2 और फिर C1 C2, ये सारे वो लेवल्स हैं जो इंग्लिश के आपका स्टैंडर्ड बताते हैं क्या है। A1 सबसे बेसिक स्टैंडर्ड है, यानी आप सिर्फ हल्की फुल्की को बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में या समझ सकते हैं। उसके बाद A2 आता है, वो थोड़ा सा उससे बढ़ के है, और B1 एक अच्छी खासी इंग्लिश का लेवल बनता है कि आप अच्छी खासी इंग्लिश जानते हैं और आप B1 लेवल पे पूरे उतरते हैं। अब B1 करने का क्या तरीका है, या तो आप कुछ जाके इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, जिस तरह आइल्स के टेस्ट होते हैं, टोफल होते हैं, ये बाकी सारे टेस्ट होते हैं, या तो आप वो कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई डिग्री है जो आपकी यूके में टीच की गई है, बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री, और इट्स इक्विवेलेंट जो अगर बाहर भी टीच की गई है, अगर आपकी बाहर भी टीच की गई है डिग्री और वो यूके नारे के मुताबिक उसकी इक्विवेलेंस बनती है यहाँ पे, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश था, तो आपका वो लेवल भी चल सकता है। ये चीज़ एक और याद रखिए कि इसके अंदर सारा कुछ नहीं आता, क्योंकि जो रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये 4 चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपको टेस्ट किया जाता है। इस लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, इसके अंदर आपको 2 चीज़ों के ऊपर लेके चला जाएगा, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के ऊपर। इसके अंदर राइटिंग और रीडिंग नहीं आती है। सो जो मेन चीज़ है, जो अक्टूबर 28 से चेंजेस आ रही हैं, जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी करनी होगी, उसमें आपको दिखाना होगा कि आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग, उसके ऊपर आपको B1 लेवल कंप्लीट करना है। अगर आपकी डिग्री है, यूके से आपने मास्टर्स किया या आपने बैचलर्स किया, 3 इयर्स की आपकी टॉप डिग्री थी, उसकी बेस पे आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वाली बात आती थी, मुझे सवाल किसी का आया कि जी वो मुबारक हो जी, खुशखबरी आई है, स्टूडेंट्स के लिए कोई अच्छी खबर आ गई। वो स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छी खबर है वो इतनी नैरो सी खबर है कि वो सबको फ़ायदा नहीं देती, बल्कि जो बुरी खबर है वो इसके अलावा है जो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। जो अच्छी खबर कह लें अगर उसको, तो वो ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट की कोई ऑथराइज्ड एक्सचेंज स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको इंटर्नशिप मिल सकती है अंडर टियर 5। ये स्टूडेंट्स की अच्छी खबर है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मोर देन 90-95% लोगों को अफेक्ट करेगी। बहुत कम ऐसी परसेंटेज होती है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जहाँ के स्टूडेंट्स को ये एक्सचेंज प्रोग्राम्स नॉर्मली मिलते हैं और सबको नहीं मिलते हैं। सो उसके अंदर आपको इसकी एप्लीकेशन बहुत कम नज़र आती है मुझे। जो इसके अंदर ख़तरनाक चीज़ है वो क्या है, आपके पास टियर 4 वीज़ा है, आप कॉलेज भी जाते हैं, आपकी अटेंडेंस भी पूरी है, आपका कॉलेज रजिस्टर पे भी है, ऑफिशियली चल भी रहा है, होम ऑफिस के साथ सब कुछ ठीक है, आप बड़े सुकून से हैं कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन से उतरते हैं, स्टेशन से बाहर आते हैं, आगे इमिग्रेशन वाले खड़े में, एक ऑफिसर आपको रोक लेता है, वो रोक के आपसे पूछताछ शुरू कर देता है कि जी आपका स्टेटस क्या है। आपने फट निकाल के अपना बायोमेट्रिक कार्ड दिखा दिया उसको कि जी देखो मेरे पास वीज़ा भी है, ये मेरा कॉलेज का लेटर है, कॉलेज को फ़ोन करके पता कर लो, मैं क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ, कॉलेज रजिस्टर पर भी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। Everything will be fine unless
वो इमिग्रेशन ऑफिसर ये समझता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इस रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतरती, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, वो उसके ऊपर उस इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पावर दी जा रही है कि वो आपका वीज़ा कर्टेल कर सकता है। ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोगों की इंग्लिश वीक होती है, फिर भी वो टेस्ट कर लेते हैं या कुछ पास कर लेते हैं और उनका काम चल पड़ता है। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट और डेंजरस किस्म की पावर दी जा रही है केस वर्क ये इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, बिकॉज इट इज़ ओपन टू अब्यूज़। इसको वो एक तरह से आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहना है कि जी मैंने इससे बात की, मुझे बात करने में ठीक नहीं लगा, मुझे नहीं लगा कि इसकी इंग्लिश उस लेवल की है कि जेन्युइन स्टूडेंट हो यहाँ पे, देयरफॉर सारे पेपर्स होते हुए भी, सारी चीज़ें मौजूद होते हुए भी मैं इसको रिफ्यूज़ करता हूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। सो अगेन इस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अगर आप इंग्लिश वाकई समझते हैं कि आपकी लैंग्वेज वीक है तो उसको फ़ौरन इम्प्रूव करें, और इसको इम्प्रूव करना कोई इम्पॉसिबल काम नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि उसको एक चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप यूके में आते हैं, अगर आप यूके में रहना चाहते हैं, अगर आप यूके के लॉ के मुताबिक चल रहे हैं, तो यहाँ के कानून को और यहाँ की लैंग्वेज को समझना और सीखना कोई बुरी बात नहीं है, ना कोई मुश्किल बात है, वो आपको करनी भी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड एक और चीज़, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज़ की बात कर रहे हैं, उनको अब वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स मीट करना ज़रूरी नहीं है। अगेन बहुत एक नैरो किस्म की कैटेगरी है, बहुत कम लोगों को वो चीज़ अफेक्ट करती है। एक चीज़ और जो मैंने सुनी थी, जो लोग पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, वो ये था कि जी विजिटर्स को काम करना अलाउ कर दिया गया कि जी उनको अब वो यहाँ पर आएंगे तो वो काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगेन बिजनेस विजिटर्स को ये चीज़ कही गई है कि अगर वो यहाँ पर आते हैं तो जो उनकी एक बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ उनको अलाउ की जा सकती हैं, लेकिन उसके अंदर भी काम करना अलाउड नहीं होगा यहाँ पे। सो वो चीज़ समझ कर रखें। जो एक और चीज़ कह रहे हैं, मैंने चेक किया था, मैं बताता हूँ आपको। उसके अंदर ये है कि हाँ, एक चीज़ जो पहले हुआ करती थी और ये एक पूरी साइकिल दोबारा चल रही है। एक ज़माने में एक विजिटर वीज़ा होता था, उस पर आप अगर आते थे यहाँ पे, आप कुछ स्टडी करना चाहते थे थोड़ी देर के लिए, 3 महीने के लिए, तो आप स्टडी कर सकते थे। आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते थे तो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चल पड़ता था। आप अगर आके अपने फियांसे से मिलना चाहते थे और शादी डिस्कस करना चाहते थे तो कर सकते थे। अब जो कुछ सालों में, पिछले सालों से चलता आ रहा है, अगर आप विजिट वीज़ा पे बताते हैं कि जी मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा हूँ या कॉलेज देखने के लिए आ रहा हूँ, तो आपको रिफ्यूज़ कर देते थे कि जी आप अप्रोप्रिएट वीज़ा विजिटर्स कैटेगरी के अंदर वीज़ा लेकर आएँ। सो जो चेंज एक लेकर आ रहे हैं उसमें सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे बिजनेस विजिटर के तौर पर आ रहे हैं या विजिटर आ रहे हैं तो कुछ शॉर्ट कोर्सेज के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ एक ये चीज़ थोड़ी सी उनको एक्सेप्ट की जा रही है। नाज़रीन, अब मेरा ख्याल है एक ब्रेक का टाइम हो रहा है। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, सिर्फ इतना कहता चलूँ कि ये जो अपडेट्स हैं, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी अक्टूबर के अंदर अब रेलेवेंट हो जाएगी और उन लोगों को अफेक्ट करेगी जिन्होंने इसके बाद अप्लाई करना है। सो कानून को समझें, अच्छी तरह से देखें। मैं ब्रेक से वापस आता हूँ, फिर सवाल जवाब लेता हूँ। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको वापस खुशामदीद कहता हूँ एंड वेलकम बैक। अपने सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था, कॉल्स लेनी शुरू करते हैं, अपडेट सब खत्म। जी पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वास्ताम। भैया आपका प्रोग्राम बहुत अच्छी बहुत जाता है। शुक्रिया। प्लीज आप मुझे मेरा मतलब ये अच्छी तरह से समझा दे। हमें यहाँ आए हुए भैया 12 साल हो गए हैं। पहले हमने 2009 में केस लगाया था ह्यूमन राइट्स के आधार पे, तो उन रिफ्यूज हो गया था। बाद में फिर अपील में गया, अपील में भी हो गया, ऐसे 2-3 अपीलें चलती रही तो सब में रिफ्यूज हो गया। फिर मैंने रिकंसीडर के लिए डाला हुआ था। मेरा बेटा है यहाँ 7 साल का हो गया, 8 का होने वाला है अभी। इधर ही पैदा हुआ है। और एक मेरा बेटा बाद में आया था, तो उसको यहाँ आए हुए उसको भी 7-8 साल हो गए। लेकिन रिकंसीडर के लिए गया हुआ था, तो 2 साल बाद उन्होंने अभी उसका जवाब दिया जो उसने फिर रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि हम मानते हैं कि ये बेटा इधर 7 साल गुजार चुका है, ये आप भी सोल पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन कि इसके बड़े भाई को जाना पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप सब लोग वहाँ चले जाएं। लेकिन उन्होंने मुझे अपील का राइट दिया है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या
मुझे अपील में जाना चाहिए या नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए, तो अपील में कितना चांस हो जाएंगे, कैसे ये कर रही हैं, बच्चों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, अगर बड़े बेटे का क्या करेंगे, वो उसको भी देंगे, अगर इसमें भी रिफ्यूज हो जाता है बाई चांस, तो इसके बाद कुछ और कर सकते हैं। चलें, अब आप गौर से सुनिए, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात यह है कि एप्लीकेशंस करते वक्त अगर आप देखें जो आजकल कानून चल रहा है, जो इस वक्त इमिग्रेशन रूल्स है, पैराग्राफ 276, उसके अंदर ये कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के वक्त अगर बच्चे ने ऑलरेडी 7 साल गुजार लिए हुए हैं तो टेक्निकली वो इन नए कवानीन के अंदर आता है, अदरवाइज़ वो इसमें नहीं आता। आपकी जो एप्लीकेशन ह्यूमन राइट्स की डाली गई थी वो आपकी काफ़ी पहले डाली गई थी, उसके बाद जो आपने उनको रिकन्सिडरेशन वाला डाला वो भी आपका पहले वाली ही एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा था। मुझे ये लगता है कि अगर आप अपील में जाते भी हैं, क्योंकि आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन जब डाली गई थी उस वक्त बच्चों को यहाँ पे 7 साल नहीं गुजरे थे, तो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। पहली चीज़ तो ये देखिए जो आपकी अपील के साथ मसला है। दूसरा मसला ये है कि अगर आप अपील में चले भी जाते हैं, टेक्निकली वो आपको नहीं देते और कहते हैं कि जी टेक्निकली आप इस रूल्स के अंदर नहीं आते हैं, तो आप फिर भी आर्टिकल 8 के ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी बच्चे को फिर भी अगर 7-8 साल यहाँ पे गुजर जाते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है उसकी ज़िंदगी के अंदर। अब वो डिपेंड करता है बच्चों की एजेस के ऊपर, बच्चों के फैक्टर्स क्या हैं, कितना वो कनेक्टेड हैं यूके के साथ और कितना उनके अपनी कंट्री के साथ टाइज ख़त्म हो चुके हैं। उन चीज़ों के ऊपर उस चीज़ को आर्ग्यू किया जाएगा, जो हर केस बाय केस सिचुएशन को देख के फिर ही डिसाइड किया जा सकता है। एक ऑप्शन आपके पास सर्टनली ये भी है कि आप अभी अपील में ना जाएं, आप एक नई एप्लीकेशन कर दें। अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है इस वक्त के सिस्टम के अंदर, तो मैं आपको यही कहता कि आप नई एप्लीकेशन करें, क्योंकि अब जब आपने एप्लीकेशन की तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन आपके बच्चों को 7 साल गुजर चुके होंगे, सो आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत कम डिसीजन लेटर्स आ रहे हैं जहाँ पे वो फॉरेन स्टेटस दे रहे हैं। आमतौर पे अगर बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम गुजर भी गया है तो वो ये कहते हैं, यानी 7 साल से ज़्यादा भी गुजर गए हैं, एप्लीकेशन की गई थी उनके 7 साल गुजारने के बाद, तो उसको भी वो अक्सर रिफ्यूज़ कर देते हैं ये कह के कि जी हम समझते हैं कि आपके बच्चे के लिए रीज़नेबल है कि वो आपके साथ वापस चला जाए, क्योंकि वो माँ बाप के साथ वापस जाएगा। इट इज़ रीज़नेबल टू एक्सपेक्ट कि वो भी उनके साथ जाके वहाँ पर रह सकता। अब ये सिचुएशन आती है कि हम जिस कानून के तहत बात करते हैं वो कानून कहता ही ये है कि अगर एक बच्चे ने 7 साल से ज़्यादा गुजार लिए यहाँ पे, तो वो इतना एडजस्ट हो चुका होगा यहाँ के मुताबिक कि उसको एक्सपेक्ट करना कि वो कहीं और जाके रहे, नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन जो होम ऑफिस की पोजीशन है और जो इस वक्त इमिग्रेशन वालों की पोजीशन है वो यही है कि जी अगर बच्चा आपके साथ जाएगा वापस, क्योंकि फैमिली को इकट्ठे रिमूव किया जाएगा, अगर बच्चा आपके साथ वापस जाता है तो उसको यहाँ पर स्टेटस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी जाके बड़े आराम से अपनी कंट्री में दोबारा शुरू कर सकता है। अब आपके बच्चों की एजेस मुझे पता नहीं है, जो बच्चा आपका बाहर से आया था अगर वो अभी भी 18 साल से कम का है और वो उस एक होश वाले टाइम में उसने ज़िंदगी यहाँ गुजारी है, तो सर्टनली उसका चांस अच्छा बनता है। मैं आपको जो मशवरा दूंगा, इसमें मशवरा तो ना समझें, इसको इन्फॉर्मेशन ही समझें, जो मैं समझता हूँ कि इस केस में होना चाहिए वो ये कि आप अपील में जाइए, अपील में जाके पूरी बहस करें जज के आगे, क्योंकि आपकी पुरानी डिटर्मिनेशन भी निकाली जाएगी। जज के सामने बिल्कुल अच्छी तरीके से जाके अपनी क्रेडिबिलिटी बिठाइए, जज को इस बात का यकीन दिलाएं कि आप लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, आप लोग बेनिफिट्स के पीछे नहीं हैं, आप यहाँ पे वाकई इतने साल से रह रहे हैं कि बच्चे इतने सेटल हो चुके हैं कि उनको यहाँ से निकालना ज़्यादती होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपकी अपील की तैयारी कैसे होती है और अपील में आपके केस को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। मेरे पास बेतहाशा केसेस ऐसे आते हैं जहाँ अच्छे केसेस, स्ट्रॉन्ग केसेस भी गलत प्रेपरेशन की वजह से और गलत रिप्रेजेंटेशन की वजह से रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वकील ऐसे होते हैं, सारे बैरिस्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन अक्सर जो शिकायत मिलती है वो इस तरह की होती है कि जी मैं सुबह कोर्ट में पहुंचा तो मेरा जो बैरिस्टर था वो वहाँ पर आया और वो आके मुझसे सवाल पूछा था केस के बारे में, उसको केस का पता ही नहीं था। अब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका राइट बनता है कि आप वहीं पर रुक जाएँ और आप जज को जाके कहें कि जी मुझे अपना बैरिस्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इस केस को अभी नहीं चलाना चाहता, मैं इसको चाहता हूँ कि इसको एडजर्न किया जाए ताकि मैं कोई और रिप्रेजेंटेशन ले सकूँ। लेकिन अपना वकील और अपना जो बैरिस्टर है वो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है जब आपने अपील के लिए जाना है। अगर वो ठीक नहीं होगा तो आपकी काफ़ी एक सिचुएशन वीक हो जाती है। फिर भी मेन चीज़ आपकी प्रेपरेशन के अंदर होती है। आपकी प्रेपरेशन अगर ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है, आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर सब कुछ है, आपके बच्चों का एविडेंस लगा हुआ है, आपके वकील ने एविडेंस को समझते हुए कि सेक्शन 55 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, टीन इजारे की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़ेड तांजानिया की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उनको समझते हुए उसने वो केस तैयार किया है तो इंशाल्लाह यू शुड बी ऑलराइट। सिर्फ आपको मेरा मशवरा ये होगा, अपना वकील बहुत अच्छी तरह चूज़ कीजिएगा जो आपकी अपील रिप्रेजेंट करे कोर्ट में जाके। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम।
अली भाई मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ जी, और मेरी यहाँ पे डिवोर्स चल रही है अनडिफेंडेड। ठीक है जी। मैं पाकिस्तान में जाके शादी कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो जो जो निकाह नामा होगा उसकी वो अफेक्ट तो नहीं करेगा जब वो स्पाउस वीजा अप्लाई करूंगा? क्योंकि वो जाहिर बात है जब डिग्री एब्सोल्यूट मिलेगी वो लेटर डेट की होगी और निकाह नामा अर्ली डेट का होगा। जी, बस ये सवाल है सर आपका? जी बस ये सवाल। ओके, चलें, अब आप गौर से सुनिए। आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया जी। आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं यूके में हूँ तो मैं एक शादी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब मैं पाकिस्तान में जाता हूँ तो मैं पाकिस्तानी नेशनल भी हूँ, मैं वहाँ पे भी जाके एक शादी कर लेता हूँ। अब मैं अमेरिका गया छुट्टियाँ गुजारने के लिए तो मैं वहाँ पे भी जाके एक शादी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। आपकी शादी जो है वो कंट्री से लिमिटेड नहीं होती, आपकी शादी कानून से लिमिटेड होती है। आपने एक शादी की हुई है, आपकी वो शादी अभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई, डिवोर्स चल रही है, चाहे कंटेंटेड चल रही है या अनकंटेस्टेड चल रही है, जिस तरह से भी चल रही है। आपने ये देखना है कि जब आपकी डिवोर्स फाइनलाइज हो जाती है, यानी जिस डेट को आपको डिग्री एब्सोल्यूट मिलती है, उस डेट के बाद आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, यानी यू आर फ्री टू मैरी। अगर आप उसके बाद शादी करते हैं तो वो आपकी वैलिड शादी करार दी जा सकती है। अब वैलिड शादी का भी क्या मतलब है कि आप अपने जिस मुल्क में जाके आप शादी करते हैं उस मुल्क के मुताबिक वो वैलिड शादी होनी चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे रहते हुए फ़ोन पे निकाह कर लेते हैं या इंटरनेट पे या स्काइप पे कर लेते हैं, वो चीज़ें काउंट नहीं होंगी, उसको शादी नहीं माना जाता। अगर आप वापस अपनी कंट्री जाते हैं, उस कंट्री के कानून के मुताबिक आप वहाँ पे जाके शादी करते हैं, देन दैट इज़ फाइन, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आप जब यहाँ पे स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, आपको ये दिखाना होगा कि जब आपने वहाँ पे शादी की, आपके पास यहाँ की डिग्री एब्सोल्यूट ऑलरेडी थी। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो आपकी ये शादी चल रही थी, आपने जो दूसरी शादी की वो शादी आपकी कानून के अंदर वॉइड हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। अगर आपकी कोई वैल्यू अगर आपकी शादी ही नहीं हुई हुई अपनी कंट्री के अंदर, जो दूसरी शादी आपने करनी है, तो आप स्पाउस वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सो इसलिए आपको ये प्रॉब्लम पड़ेगी। मेरा मशवरा यही है, सिंपली गेट योर डिग्री एब्सोल्यूट फर्स्ट। डिग्री एब्सोल्यूट मिलने के बाद फिर आप जाइए। यहाँ पे सिर्फ सुनने वालों के इंटरेस्ट के लिए मैं एक छोटी सी बात करता चलूँ कि ये फैमिली लॉ के अंदर होता क्या है। अक्सर लोगों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि इसमें क्या होता है। अगर आपने यूके में एक शादी की हुई है और आप डिवोर्स करना चाहते हैं तो आपको जाके फैमिली कोर्ट के अंदर डिवोर्स के लिए पिटिशन दायर करनी पड़ती है। वो पिटिशन आपकी भेजी जाती है आपके स्पाउस को, उन्होंने फिर उसको देख के और उसको कंटेस्ट करना है या नॉट, या साइन करके उन्होंने वापस भेज देना है कि हाँ जी ठीक है मुझे एक्सेप्टेबल है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होता है, आपको डिग्री निसी इशू होती है, जिसका मतलब ये है कि अप टू 6 वीक्स के बाद आपको डिग्री एब्सोल्यूट इशू हो सकती है। ये सारा कुछ एक फैमिली लॉ का प्रोसेस है। जब आप अगेन वही जो मैं पिछले कॉलर को कह रहा था, जब भी अपना वकील सेलेक्ट करें तो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करें कि उनको कानून का पता हो, ताकि वो आपको इन सब चीज़ों को समझा सकें। आपके केस के अंदर जो खास तौर पे जो आपने सवाल पूछा जी, आपका जब तक डिग्री एब्सोल्यूट इशू नहीं होती आपकी शादी खत्म नहीं होती। आपकी बात से मुझे कुछ ऐसा अंदाज़ा हुआ कि आप समझ रहे हैं कि जी अनकंटेस्टेड डिवोर्स चल रही है और बहुत जल्दी होने भी वाली है, सब कुछ ठीक है, सो शायद इसके अंदर कुछ आपको नरमी मिल जाए कि आप दूसरी शादी कर लें उतनी देर में। ऐसी बात नहीं है, आपने दूसरी शादी सिर्फ तब करनी है जब आपकी पहली शादी खत्म हो चुकी हो। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक जी। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो बुखारी साहब जी। जी बुखारी ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਫਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ टीवी पे पहला गल की, सारे पेपर वो लाई जेडे तुसी किया सी। हाँ जी सर जी, एक मिनट ठहरो, आपने कहा आप 2012 में आए हो? 2004 च आए जी अहीं इत्थे। ठीक, 2004 च आए, ठीक। हाँ जी, ते एक बच्चा साडे नाल आया सी, उदों 2 साल दा ही जी। ठीक है। ते असी फिर 7 साल बाद इत्थे एफएलआर एप्लीकेशन पाई सी, सारे है। पेपर लाई, तुहाडे नाल गल होई टीवी ते वो सेम ही पेपर अहीं लाए, ते उन्होंने फिर 13-14 मंथ बाद ना भी रिफ्यूज कर दिता ही जी। फिर अहीं साडे वकील ने अपने लैटर पाई भी तुसीं ये गलत जानी सानू डिसीजन दिता वा, तुसीं सही दवो। फिर उन्होंने एप्लीकेशन लिखी भी तुसीं नवें कानून दे विच एप्लीकेशन दोबारा करो। फिर साडे वकील ने जानी जुडिशियल रिव्यू दे पाई हैगी सी, तो उन्होंने फिर कोई जवाब नहीं दिता हैगा जी। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਚ ਟੀ-ਸੋਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਸਲਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ठीक है। और ठीक है, और भाजी बन सकता जी। और जो बच्चा आपके साथ आया था जो उस वक्त 2 साल का था,
अब उसको 9 साल और गुजर गए, यानी वो अब 11 साल का होगा। हाँ जी। ओके, बस ठीक है जी। अब आप और से सुनो, मैं बताता हूँ जी। आपका अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आपने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन अगर उन्होंने आपकी रिफ्यूज़ भी कर दी, आपने सही किया, आपने उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया होगा पहले, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, अब आपने जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेशन कर दी है। जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन हाई कोर्ट में जाती है, आपका वकील आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा एज क्लेमेंट, और जो होम ऑफिस का वकील है वो ट्रेजरी सोलिसिटर्स कहलाते हैं, वो उनको एज डिफेंडेंट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब जो चीज़ बननी है वो ये बननी है कि अब ट्रेजरी सोलिसिटर्स ने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको देख के फैसला करना है कि वो इसके खिलाफ अपना डिफेंस फाइल करें या वो उस केस को विड्रॉ, अपने रिफ्यूजल लेटर को विड्रॉ कर लें। सो अब थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। उनके पास 21 दिन का टाइम होता है कि वो उस टाइम के अंदर आपको जवाब दें, आगे से अपनी एक्नॉलेजमेंट फाइल करें और साथ अपना डिफेंस फाइल करें। सो अगर वो उस टाइम में नहीं करते तो आपको लेटर आ जाता है कि जी हमें टाइम एक्सटेंशन चाहिए, कुछ और देखना है। अब आपको जो पोस्ट आएगी उनकी तरफ से, या तो वो आपको डिफेंस सर्व करेंगे या वो एक और लेटर आता है आपके साथ एक एप्लीकेशन के साथ, जिसमें वो कहते हैं कि जी आप अपने जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन विड्रॉ कर लो, क्योंकि वो अपना रिफ्यूजल लेटर विड्रॉ करने को तैयार है। उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना, अगर वो अपना जुडिशियल रिव्यू देखने के बाद विड्रॉ कर लेते हैं डिसीजन को, तो आपने उनसे ये ज़रूर मनवाना है कि वो अपना फैसला अगले 3 महीने के अंदर करें, और प्लस आपकी जो कॉस्ट आपको पड़ी है ये सब कुछ करने में, वो कॉस्ट भी आपको दें। वो अक्सर लोग अपनी कॉस्ट मांगते नहीं हैं और उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे, जबकि अगर जुडिशियल रिव्यू में आप जाते हो और ट्रेजरी सोलिसिटर्स अपना केस विड्रॉ कर लेते हैं और अपनी रिफ्यूजल को विड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको उसमें रीजनेबल कॉस्ट मिल सकती है। सो वो उनके साथ ज़रूर बात करना। बाकी आपका बच्चा जो 2 साल का था अब 11 साल का हो चुका है, उसने जो पिछले 9 साल यहाँ पे गुजारे हैं वो अपने काफ़ी होश के 9 साल गुजारे हैं, कम से कम 7 साल तो उसके होश वाले होंगे जब से वो 4 साल का था। सो वो सारे फैक्टर्स आपके केस के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। जो आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, एक आपने बताया 5 साल का, एक बताया 7 साल का है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी यहीं पे शुरू की है और उनको यहीं के मुताबिक स्कूलों में जाना है और सारा कुछ करना है। सो उनके लिए भी ज़्यादती हो गया और उनको यहाँ से निकाला जाए। इसी तरह की मैं अभी बात कर रहा था कि ये ह्यूमन राइट्स के अंदर चीज़ आती है कि इन बच्चों को यहाँ से निकालना उनके साथ बड़ी शदीद ज़्यादती बनती है। मेरा सिर्फ आपको मशवरा यही है कि अपना अभी इंतज़ार करो, जो आपको जवाब आता है होपफुली आपको कंसेंट लेटर आ जाएगा, कंसेंट ऑर्डर साइन करने के लिए आपको लेटर आ जाएगा कि जी ट्रेजरी सोलिसिटर्स कह रहे हैं कि हम दोबारा अपना फैसला करेंगे। अगर उन्होंने वापस ले लिया तो होपफुली आपको उस पर स्टेटस पेपर्स लगा के भेजेंगे, और अगर नहीं देते, रिफ्यूज़ करते हैं, तो आपको अपील का राइट मिल जाएगा। अपने वकील से ज़रूर बात कीजिएगा कि उनको इस चीज़ पर ज़रूर पुश करें कि अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आपको इन कंट्री अपील का राइट ज़रूर दें उस पर। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाई 2 छोटे-छोटे सवाल पूछने हैं। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और आपका स्टैमिना भी बहुत है, आपका नॉलेज भी बहुत है। थैंक यू जी। स्टैमिना का तो पता नहीं, ये सब मेरे को फूंक निकली हुई है। बताइए जी। माशाल्लाह इतने सवालों के जवाब देते हैं, आपके पास इतना नॉलेज है। अच्छा, अब मैं ब्रिटिश हूँ, तो अगर मेरे हस्बैंड मेरे डिपेंडेंट है, अगर हम यूके से बाहर जाके रहते हैं कुछ 2-4 साल, तो क्या मेरे हस्बैंड 4 साल 5 साल रहते हैं, तो जब मैं वापस आती हूँ तो मेरे हस्बैंड को इंडेफिनिट मिल सकता है या नहीं मिल सकता? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको रेफ्यूजी स्टेटस के बाद इंडेफिनिट मिला है, तो क्योंकि उसने रेफ्यूजी अपनी फैमिली के अगेंस्ट किया था असाइलम, तो अभी उसकी बहन यहाँ पे आई है, तो वो अपनी बहन के साथ सुलह हो गई है, तो उसके साथ मॉर्गेज लेना चाहती है। अगर वो बहन के साथ कांटेक्ट रखती है तो क्या उसके इंडेफिनिट पे कोई असर पड़ेगा? तो वो उसके साथ कांटेक्ट रखे बहन के साथ के या ना रखे? बस ये 2 सवाल है। ओके, चलें। पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। जो रेफ्यूजी स्टेटस मिला था उनको, उसमें उन्होंने रिकग्नाइज़ किया था कि इनको अपनी फैमिली की तरफ से ख़तरा है, ये वापस अपने मुल्क में नहीं जा सकते। उनको जो ख़तरा है वो अपने मुल्क के अंदर है, यूके में रहते हुए ख़तरा नहीं है। जो प्रिंसिपल बनता है वो ये बनता है कि असाइलम आपको तब दिया जाता है जब आपकी होम कंट्री के अंदर जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे नहीं सकती या देना नहीं चाहती। आइदर दे आर अनएबल और अनविलिंग टू गिव यू दैट प्रोटेक्शन। जहाँ पे उनकी सिस्टर आती हैं, उनकी वहाँ पे सुलह सफाई उनके साथ हो गई। अब अगर वो उनके साथ कोई मॉर्गेज लेना चाहती हैं, मिलना जुलना चाहती हैं, बैठना चाहती हैं उनके साथ, तो कोई मसला नहीं है, एब्सोल्युटली नो इशू। वो जो करना चाहें आराम से कर सकती हैं बिकॉज वो यूके में कर रही हैं। हाँ, अगर वो ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी यहाँ से रेफ्यूजी स्टेटस उनको मिला, इंडेफिनिट लीव मिली, अब वो चली जाती है पाकिस्तान के, जी मेरी सबके साथ वहाँ पे सुलह हो गई है, अभी क्योंकि उनको वो नेशनलिटी चेंज नहीं हुई है, तो उनका ये चीज़ अभी भी उनसे ली जा सकती है। सो वापस जाके कुछ नहीं करना, जहाँ रहते हुए जो मर्ज़ी करें, उसमें कोई मसला नहीं।
जो दूसरा आपका सवाल था, या जो पहला सवाल था आपका कि आप ब्रिटिश नेशनल हैं, हस्बैंड आपके डिपेंडेंट हैं, मुझे यही समझ आ रही कि वो अभी स्पाउस वीज़ा के ऊपर है। अगर आप यहाँ से बाहर चले जाते हैं, कहीं और जाके रहते हैं और फिर वापस आके कहते हैं जी हमें इंडेफिनिट लीव दे दो, तो वो नहीं होगी, क्योंकि वो जो ये स्पाउस वीज़ा का जो सारा प्रोसेस लेके चलना चाहते हैं जो इमिग्रेशन वालों की तरफ से है, वो ये कि आप यूके में रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, शादी आपकी जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग है और उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पे स्टेटस मिलना चाहिए। एक बात मैं और कहता चलूँ, अगर आप रूल्स को देखें जिस तरह से उनकी वर्डिंग है, तो उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज़ इतनी वाज़े तौर पे नहीं है कि अगर कोई बंदा बाहर रह रहा है साथ, तो वो यहाँ पर वापस आके इंडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन 9 जुलाई 2012 से पहले एक कानून था जो ये कहता था कि अगर आपकी शादी को 4 साल हो गए हैं और आप दोनों यूके मूव हो रहे हैं, तो आप इंडेफिनिट लीव टू एंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज़ अब डिलीट कर दी गई है, अब उस चीज़ को निकाल दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी इनडायरेक्ट तरीके से वो फिर भी उसको अलाउ करेंगे। सो मुझे यही लगता है कि अगर आप यहाँ से अभी चले जाते हैं और वापस आके दोबारा अप्लाई करते हैं, तो आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंशंस मिलेंगी, और फिर जब आपका स्पाउस वीज़ा का टाइम पूरा होता है, जो उस कानून के मुताबिक होगा, जो भी उस वक्त होगा, उसके मुताबिक जाकर आपको फिर इंडेफिनिट लीव मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। मुझे यही लगता है जी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर जी। जी गुड इवनिंग जी। सर जी, पहले तो आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है सर जी। लाइक जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, कोई एक जो मरीज लास्ट सांसों पे होता है, उसमें भी जान डाल देता है, वैसा है आपका प्रोग्राम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अच्छा है सर। सर। अच्छा जी, जी बताएं सर आपका सवाल। मेरा सवाल है जी, मैं स्टूडेंट था इधर, और एक बार मेरा जो स्टूडेंट वीजा था वो रिफ्यूज हो गया था, और मैंने अपनी अपील पाई थी, और जो अपील थी सर वो आउट ऑफ इमिग्रेशन लॉ से बाहर थी, और वो ह्यूमन राइट पे की थी। तो सर वो भी डिसमिस हो गई थी, तो उसके बाद अपर ट्रिब्यूनल में गया था, तो वहाँ जज ने अलाउ कर दी थी अपील और रीमेट कर दिया था जो मेरा केस था बैक होम ऑफिस को। तो होम ऑफिस ने मेरे को उस समय वीजा दे दिया था सर, ग्रांट कर दिया था। ठीक है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जब अब 10 ईयर के बेस पे मैं इंडेफिनिट अप्लाई करने जाऊँगा, क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा सर मेरे जो लॉन्ग रेजिडेंसी पे मैं अपना अप्लाई करूँगा? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपने जो आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन की थी, वो एप्लीकेशन आपने अपने लीव टू रिमेन खत्म होने के बाद की थी कि उससे पहले की थी? नहीं, आउट ऑफ इमिग्रेशन मैंने सर स्टूडेंट ही एप्लीकेशन की थी, एनी टाइम की थी, और बार वो रिफ्यूज हो गई थी, क्योंकि वो लेके जो तुम्हारा कोर्स है ना वो बिलो डिग्री लेवल है सर, और इसी वजह से उन्होंने वो रिफ्यूज कर दी थी। पर जो उसके बाद अपील की थी ना, उसी केस पे वो उन्होंने ह्यूमन राइट्स पे की थी सर, और रिफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद अपर ट्रिब्यूनल में गए थे, वहाँ जो जज ने वो अलाउ कर दी थी और रीमेट कर दिया था केस, और मेरे को वो जो मेरा था ना स्टूडेंट वीजा, वो उन्होंने ग्रांट कर दिया था सर। बस ठीक है, मैं समझ गया हूँ जी। आप गौर से सुन लो। आप जो आपका 10 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है, 10 ईयर्स का कानून क्या कहता है? 10 ईयर्स का कानून कहता है, बल्कि मुझे याद आ गया, एक साहब ने सवाल पूछा था, मैं उसका भी जवाब इसमें दे देता हूँ जी। जो 10 ईयर्स का टाइम होता है वो सारा आपका लीगल काउंट होता है। अगर आपने लीगल 10 ईयर्स गुजारे, कोई इंटरप्शन नहीं आई, कोई गैप नहीं आया बीच में, तो उसकी बेस पे आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बीच में अगर आपकी कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, आप अपील में गए, अपील आपकी डिसमिस हो गई, आपने लीव टू अपील मांगी, आपको वो मिल गई, अपर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, अपर ट्राइब्यूनल में जाकर जज अलाउ कर देता है उसको, तो वो सारा टाइम पीरियड जो आपका काउंट हुआ है वो आपका सारे का सारा लीगल काउंट होता है। बिकॉज जब आपकी लीव टू रिमेन खत्म हो रही थी, सेक्शन 3C की वजह से आपकी लीव आगे कंटिन्यू हो गई थी, और जितनी देर तक आपकी अपील डिसाइड नहीं होती। सो जब आपकी अपील डिसाइड हो गई, केस रिमिट कर दिया गया, होम ऑफिस ने डिसीजन किया, तो ये सारा टाइम आपका लीगल काउंट होना चाहिए बीच में। सो मुझे इसमें कोई वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आती कि जो आपको कोई इशू होगा। अब मैं साथ साथ वो जवाब भी दे दूं जो वो साहब ने पूछा था। वो IS 96 की बात कर रहे थे कि जी उनको रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, और वो IS 96 उनको पकड़ा दिया जाता है। पिछले 10 साल से वो चल रहे हैं और वो लीगल चल रहे हैं। अब लीगल होना और रिपोर्टिंग करना, ये दोनों चीज़ें आपस में मुतजाद नज़र आती हैं। बिकॉज जब आप लीगल होते हो तो आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं लगाया जाता। अगर आप इलीगल हो जाते हैं, आपकी लीव खत्म हो जाती है, तब आपको रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं और IS 96 तब पकड़ाया जाता है। जो 10 ईयर्स आपके कंप्लीट होते हैं वो लीगल स्टेटस पे कंप्लीट होते हैं, यानी अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन रही है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो समझते हैं कि जी मैं क्योंकि साइन करने जा रहा हूँ, मेरी कोई ना कोई एप्लीकेशन डली हुई है, अगर मैं रिपोर्टिंग करने रेगुलरली जाता रहता हूँ तो उसका मतलब मैं लीगल चल रहा हूँ यहाँ पे। ऐसी बात नहीं है। लीगल स्टेटस का मतलब है कि आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन है। सर जी, आपका जो सवाल था पहले जो आपने पूछा कि आपके 10 ईयर्स जो चल रहे हैं, अपील आपकी उसमें काउंट होगी कि नहीं, आपका जो गैप आया बीच में, आपका कोई गैप नहीं है, आपकी वो अपील इसी के अंदर काउंट होनी चाहिए। ऑलराइट सर, मेरा ख्याल है एक आधा सवाल हम और ले सकते हैं जी। हेलो जी, सलाम भाई। जी सलाम।
काशिफ बात कर रहा हूँ अली भाई। जी, एक क्वेरी थी, तो अपने बारे में पूछना था कि मैं लाइक तकरीबन 7-8 साल से यहाँ पे नहीं हूँ, ठीक है। तो सारे वीज़ा मेरे नॉर्मल हैं, सब कुछ नॉर्मल था। इस दफ़ा जब लाइक मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है और होम ऑफिस को जब मैंने एप्लीकेशन सेंड की है, ठीक है, तो उन्होंने ये एतराज़ लगा के भेज दिया कि बैंक ने आपकी अमाउंट क्लियर नहीं की है, ठीक है। तो मेरा जो उनका लॉयर था, मैंने उससे बात की, तो बैंक के पास से जाके बैंक के पास से मैंने एक लेटर लिया जिसमें उन्होंने ये चीज़ लिखी कि जितना भी बैंक में बैलेंस मौजूद था और बैंक के पास कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आई है सेम कार्ड पे सेम अमाउंट पे, ठीक, उसके साथ तो यानी बेसिकली आपको एक कंफर्मेशन मिल गई कि पैसे थे। जी, बेसिकली कंफर्मेशन बैंक से मिल गई कि पैसे अकाउंट में थे। जी, पैसे थे और वहाँ से कोई भी डिडक्शन लाइक होम ऑफिस की साइड से पेमेंट की कुछ भी नहीं आया। जी, ठीक, फिर क्या हुआ? ये चीज़ इन राइटिंग उन्होंने दे दी विद बैंक स्टैंप और सारा कुछ डेट के साथ। वो चीज़ होम ऑफिस भेज दी हमने। फिर जब भेज दी उसके बाद होम ऑफिस की साइड से वो उन्होंने पैसे भी काट लिए फीस के और एक्नॉलेजमेंट भी आ गई हमें, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट भी आ गई। केस अब ज़्यादा लाइक तकरीबन 3-4 महीने हो गए लेकिन अब तक कोई आंसर नहीं आया। सब कुछ नॉर्मल है। तकरीबन 2 महीने पहले केस वर्कर की साइड से वो लेटर आया था उनका कि जो अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट भेज दें, क्योंकि उस दफ़ा हमने पासपोर्ट नहीं भेजे थे साथ, वो भी भेज दिया। लाइक लास्ट टाइम भेजे को 2 महीने का टाइम हो गया। अब सिर्फ रीज़न ये हुई है कि लाइक मेरे पेरेंट्स जो कि बैक होम जी इंडिया में होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उन्हें कुछ इशू हो गया जिसकी वजह से हेल्थ इशू, और उनके पास वहाँ पे कोई नहीं है, तो मेरी अम्मी वहाँ पे हैं अकेली, ठीक है, और वहाँ पे मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन चूँकि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, लीव टू रिमेन भी नहीं है, ठीक है। तो जो लॉयर था और 1-2 दोस्तों ने और कहा कि आप अपने एमपी के पास जाओ। अपने एमपी के पास किया और एमपी ने भी उन्हें कोई लेटर वगैरह लिखा है। होम ऑफिस पे जब मैंने जो होम ऑफिस का नंबर है उस पर कॉल किया है, तो होम ऑफिस ने कहा जी आपकी जो फाइल है उसके ऊपर क्वेरी हमारे पास है कि आप बैक होम जल्दी जाना चाहते हैं इंडिया। काशिफ, अपना सवाल रैप अप कीजिए, हमारे पास टाइम कम रह गया है। अपना सवाल रैप अप करके मुझे बताइए क्या है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये जानना चाह रहा था कि क्या किया जाए कि वो लाइक केस को थोड़ा सा स्पीड अप कर दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी जा सकूं। ओके, बस यही आपका सवाल मैं समझ रहा था। मैं सिर्फ जल्दी से जवाब आपको देता हूँ क्योंकि अब क्लोजिंग का टाइम हो रहा है। सिंपल बात ये है, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होती है होम ऑफिस में और आपको कहीं जाना पड़ता है वापस और आप उनसे कहते हैं कि जी मेरी एप्लीकेशन रिटर्न कर दें या मुझे मेरा पासपोर्ट दे दें, तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जाती है। उसका मतलब आपका स्टेटस भी खत्म हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन भी खत्म हो जाएगी और आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उनसे कहें कि जी अर्जेंट कंसिडरेशन दी जाए। इसको अर्जेंट कंसिडरेशन सिर्फ तब दी जाती है अगर कोई आप मेडिकल एविडेंस उनको दिखा सकते हैं जिसमें आप उनको कंफर्म कर सकते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे अर्जेंट कंसिडरेशन चाहिए और मुझे क्यू से निकाल के सबसे ऊपर रख के सबसे पहले मेरे केस का फैसला किया जाए। ये चीज़ आप कर सकते हैं। सो आपने एमपी को भी इन्वॉल्व किया है, अपने मेडिकल एविडेंस वहाँ से मंगवाइए कि क्या प्रॉब्लम है, आपकी मदर का क्या इशू है, क्या वजह है कि आपको अर्जेंटली जाना है, और वो अगर आपने उनको प्रोवाइड कर दिया तो उसके ऊपर आप अर्जेंट कंसिडरेशन के लिए उनसे बात कर सकते हैं। आमतौर पे अर्जेंट कंसिडरेशन बहुत सीरियस मैटर्स के अंदर दी जाती है। आमतौर पे कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर वो चीज़ नहीं देते। ऑलराइट जी, आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। आपने सवाल अपना बहुत लंबा कर दिया, वरना मैं आपको ज़्यादा बेहतर थोड़ा समझा देता है इसके ऊपर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। हमेशा की तरह थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल्स का, थैंक यू वेरी मच आपके बहुत अच्छे कमेंट्स का। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और अपने अच्छे अल्फाज में भी याद रखिएगा। मैं जहाँ कहीं आपकी खिदमत कर सकता हूँ, जहाँ हेल्प कर सकता हूँ, हम अपने तीनों दफ्तरों में आपकी हेल्प करते रहेंगे। इस हफ्ते कल ईस्ट लंदन में हैं और उसके बाद दोबारा थर्सडे को ईस्ट लंदन में होंगे। बाकी सारा हफ्ता हम यहीं पे गुजारते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ एंड गुड इवनिंग।